हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है लेबर कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे एंड आज हम दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मतलब लेबर कॉस्टिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक थॉट मुझे आपके साथ शेयर करिए, जैसा कि मैं हर लेक्चर में करता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर मुझे सी ए क्लियर करना है, सी एस क्लियर करना है, सी एम ए क्लियर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए और ऐसा मैं क्या करूं कि मैं पास हो जाऊं। आपको पता है इसका सिंपल सा जवाब क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए। अभी क्या होता है, जैसे एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम खत्म होते ही बच्चे अपनी कॉपी किताब बंद करके कोई हरिद्वार घूम रहा है, कोई शादी में घूम रहा है, कोई गांव घूम रहा है, सो सब कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट आने की डेट तक लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या लिटरली लगता है एक ऐसा इंसान जो पढ़ाई से प्यार करता है, एक ऐसा इंसान जिसका ड्रीम सिर्फ सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना है, ऐसा इंसान जिसको कॉस्टिंग में 90+ लाने हैं, ऐसा इंसान जिसको इस अटेम्प्ट में 100% क्लियर करना है, वो एंजॉय करता होगा? क्या एंजॉय करना गलत है? एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन आफ्टर द स्टडी, आफ्टर द टारगेट, व्हाट यू आर डूइंग करेंटली राइट नाउ। मान लीजिए आज आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी है, आपने 5 घंटे पढ़ाई की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर आप 1 से 2 घंटा एंजॉय करते चलेगा। या फिर आपने अपना बैच कंप्लीट कर लिया, अपनी पढ़ाई कर ली, आपने टेस्ट वेस्ट कर लिया, पूरे रेडी हो गए, 2-4 दिन घूमने चले गए, चलेगा। लेकिन सिर्फ घूमते ही रह गए, सिर्फ एंजॉय ही करते रह गए, आप अपनी लाइफ का ड्रीम भूल गए, आप अपनी लाइफ का पर्पस भूल गए, ये गलत है मेरे दोस्त। क्या एक ऐसा काम करें जिससे हम पास हो जाएं? ऐसा काम क्या है जिसे करके हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाए? वो है आपका कर्म करना, और सिर्फ कर्म करना। जितने दिन आप अपने कर्म से दूर हो, अपने ड्रीम से दूर हो, अपने पर्पस से दूर हो, उतने दिन कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, गेट ऑन अ ट्रैक एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। और आज की डिस्कशन कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का नाम ले लेते हैं, जैसा कि हम हर लेक्चर में हमेशा करते हैं, और उसके बाद हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके लिए डिज़ाइन किया है उसको हेडिंग ले लेते हैं पहले उसकी। यस, आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और स्टडी मैट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है, सब कुछ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा ना ये, हाँ कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस लेबर, लेबर, या फिर इसे हम कह सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको हम रखेंगे ए नंबर पॉइंट, इसमें बी भी है। इसको क्या करना है, कैसे करना है? बिफोर स्टार्टिंग लेट्स कनेक्ट द हायर अथॉरिटी। ओके, बैच का नाम है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता जी को याद कर लेते हैं। हे गणपति जी, आपको प्रणाम। ओम गम गणपति नमः। आप हमारे सारे विघ्न हरिए, हमें रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन के साथ अपने ड्रीम को अचीव कर पाएँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाएँ, और डिस्ट्रैक्शन से बच के, नेगेटिविटी से बच के, सिर्फ और सिर्फ फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने टास्क को कर पाएँ, अपनी लाइफ की अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए। हमें आशीर्वाद दीजिए गणपति जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम, विद्यादानम करो तुम। हे सरस्वती माँ, आप ज्ञान की देवी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। जो भी मैं सीखूँ, जो भी पढ़ूँ, वो मेरी लाइफ में, मेरे एग्ज़ाम में, होल टाइम मेरे काम आए, और सही समय पे, सही टाइम पे मैं इस नॉलेज का यूज़ कर पाऊँ। हे सरस्वती माँ, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। नाउ माय डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पार्ट ए। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक लड़की वाले यानी जिनकी बेटी है, वो लड़का देखने गए। लड़के से पूछा, भैया तुम्हारी सैलरी कितनी है ये बताओ। लड़के ने बोला, सर मेरी सैलरी, या चाचा जी, अंकल जी, मेरी सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। उनका ओके 50,000। तो उन्होंने कहा अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। तो बैंक स्टेटमेंट में आया ओनली 35,000। उसने बोला तुम हमसे झूठ बोलते हो, तुमने तो बोला था 50,000 रुपये सैलरी है और तुम घर पे 35,000 लेके आ रहे हो। उसने बोला सर, एक होती है ग्रॉस सैलरी और एक होती है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो कंपनी हमें दे रही है,
क्योंकि हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं। और एक सैलरी है वो जो सच में हमारे पॉकेट में आता है, जो हम घर लेके आते हैं। दो सैलरी अलग अलग होती है। सर दो सैलरी कैसे हो गई? सैलरी तो एक ही है, लेकिन उसमें से ग्रेचुइटी कट जाता है, ईपीएफ कट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लेस हो जाती है। तो एक सैलरी वो जो बताई जाती है एज अ ग्रॉस आपको मिलेगी, और एक सैलरी नेट जो आप घर लाते हैं। इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर सिलेबस यही है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 1 यही है। 2 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, और हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे आप में ना कुछ लोगों का फोबिया होता है कॉस्टिंग में, सर मैं कॉस्टिंग का क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो मैं आपको रीडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे राइट जजमेंट लिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ के। एवरीथिंग आई विल गाइड। सो फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स हम पहले कॉन्सेप्ट को प्लान करेंगे और लिखेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या कहता है एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए। सबसे पहले आपका होता है बेसिक पे, बेसिक पे या फिर वेजेस या फिर सैलरी। सर ये क्या है? देखो आपने इनकम टैक्स में सैलरी का हेड पढ़ा होगा, मैं वही फॉर्मेट आपको डिस्कस करके दूंगा, लेकिन इसलिए दूंगा कि आप सीएस कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, हर जगह डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। तो मैं सारी एडजस्टमेंट को एक साथ कंपाइल करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर कहीं का भी आए, कैसा भी आए, वी कैन सॉल्व इट। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करें, मैं चाहता हूँ लाइफ टाइम कैसा भी एग्जाम हो, आप हर सिचुएशन में अपने आप को प्रूव कर पाएं दैट यू आर अ पर्सन, अ लेजेंड हु कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिक पे, वेजेस और सैलरी क्या होता है? ये वो होता है जिसके लिए हमें नौकरी पे रखा गया, सिंपल सा तरीका, जिसके लिए आपको नौकरी पे रखा गया। ये वो अमाउंट है जिसके लिए आप आए थे। ओके, जैसे आपकी सैलरी कितनी है, लेट्स सपोज 50,000, जो भी आपने बताया। नाउ ऐड डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर डियरनेस मतलब होता है लविंग, प्यारा। ये वो वाला डी नहीं है मेरे भाई। मैं भी पहली बार पढ़ रहा था ना सैलरी का हेड, तो मेरे को भी लगा कि डियरनेस क्या होता है। डियरनेस में तो प्यारा प्यारा, कुच्ची पुच्ची पू, ये वाला डियरनेस नहीं होता। डियरनेस का मतलब यहाँ पे होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये रख दी गई, लेकिन आपके जो आप जहाँ रहते हो वहाँ घर का किराया बढ़ता है, कई बार मेट्रो का किराया बढ़ जाता है, तेल का खर्चा बढ़ जाता है, घर का खाने का खर्चा बढ़ जाता है, स्कूल की फीस बच्चों की बढ़ जाती है। तो आपकी सैलरी तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ रही है उसके प्रपोर्शन में हम एक अमाउंट इंक्रीमेंटल आपको एक्स्ट्रा देते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपनी बुक का, उसमें मैं आपको डीए का प्रॉपर एक एग्जांपल दूंगा, एंड यू लव द एग्जांपल, लिटरली यू लव द एग्जांपल। अभी आज हम सॉल्व करेंगे उसको। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, यानी सैलरी तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन महंगाई बढ़ रही है इसकी वजह से हम आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, ताकि आप जितना भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जितनी भी आपका रेट बढ़ रहा है उसको आप कंपनसेट कर पाए। ओके, नाउ ऐड अदर, एनी अदर अलाउंस, एनी अदर अलाउंस। सर एनी अदर अलाउंस क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई तुम खर्चा करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। एम्प्लॉयर क्या कह रहा है एम्प्लॉय को, तेरे को दिक्कत आ रही है ना भाई, तू कर, मैं हूं ना, मैं करूंगा, ठीक है। जैसे मेडिकल अलाउंस, आपके घर में कोई बीमार है, तुम उसे दिखाओ, हम बैठे हैं, हम तुम्हें खर्चा देंगे, ठीक है, मेडिकल अलाउंस। आपके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर इतने भी अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं? नहीं, एम्प्लॉयर हर कोई अच्छा हो जाएगा अगर तुम में टैलेंट है, याद रखना। और अगर तुम ना लायक हो तो एम्प्लॉयर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इफ यू आर अ गुड, एवरीवन विद गुड विथ यू, बट इफ यू आर अ बैड, एवरीवन इज डेड फॉर यू। यानी अगर तुम अपने बॉस के लिए, अपने बिजनेस के लिए जान लगा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे लिए पूरी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम अपनी तरफ से बदमाशी कर रहे हो तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। डियर एजुकेशन अलाउंस, यानी अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो, ठीक है, बेनिफिशियल हो, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू। नाउ टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, अलाउंसेस। टेलीफोन अलाउंस क्या है? तुमको बातचीत करने में दिक्कत होती है, ये लो, फोन का जितना बिल आएगा हम देंगे, तुम टेंशन मत लो। नाउ एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तुमको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने में दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, वी आर विथ यू, तुम आओ जाओ, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। एक और होता है हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए घर नहीं है, कोई नहीं, तुम घर ले लो, हम उसके बदले तुम्हें 1,000 रुपये दे दिया करेंगे हर महीने। हाउस रेंट अलाउंस। सर इसको और डिटेल में जानना है
तो और डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जितना बताना था मैंने बता दिया, और इतना आपके एग्जाम में एक साथ आएगा नहीं। ये मैंने टैक्स के कुछ टॉपिक को यहाँ पे कंपाइल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। जब आप टैक्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स, उसमें एक टॉपिक आएगा इनकम अंडर दी हेड सैलरी, सेक्शन 15, 16 एंड 17। तीन ही सेक्शन का चैप्टर है, लेकिन 8 से 12 लेक्चर्स उस पर लगते हैं, मैंने खुद बनाए। तो वहाँ पे करने के बाद आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन कॉस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, मैं कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसके बाद ये हो गया नाउ। इसमें कई बार ना अपने एम्प्लॉयज़ को हम लोग कमीशन पे करते हैं। कमीशन, सर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो कमीशन क्यों दे रहे हैं भैया? इसको हम बोलते हैं सेल्स कमीशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने शर्ट पहनी है। अब वैसे मेरी शर्ट तो बहुत सस्ती है, 1000 रुपये के आसपास की होगी। कई बार शर्ट्स वगैरह जो होती है जैक एंड जॉब्स की होती है, और मैं तो नॉर्मल रेड टेप वगैरह से नॉर्मल ले लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पसंद करता, इतना कि अच्छा लगना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अब कुछ शर्ट से 10,000 की है, 20,000 की है। एक फैमिली शॉपिंग करनी आई, जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्होंने शॉपिंग कराई और 1.5-2 लाख का बिल बना दिया। बॉस बहुत कमीशन खुश हुआ, उसने बोला 1% तेरा, यानी पूरे सेल्स टीम को बोला गया कि तुम जितनी अच्छी सेल कराओगे उसका 1% तुम्हारा सेल्स कमीशन। इसका फायदा क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है वो इस पे ध्यान नहीं देता कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देता है कि आज मैंने कितनी सेल्स कराई। उससे क्या होता है, वो सेल्स के दौरान और ज़्यादा इंगेजिंग होता है, और ज़्यादा इंटरटेनमेंट तरीके से, और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लाइंट को पीसेस दिखाता है। वो थकता नहीं है, वो चाहता है कि क्लाइंट हमारा और खरीद के जाए, क्योंकि क्लाइंट जितना खरीदेगा उतनी अच्छी कमीशन आपको मिलेगी। दिस इज कॉल्ड सेल्स कमीशन, ओके। फिर कई बार उन्हें बोनस दिया जाता है, एड बोनस। बोनस का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी क्या हुआ था, मैं बाइक की सर्विस कराने गया था। सर आप बाइक भी चलाते हो? हाँ हाँ, मेरे पास ESD बाइक अभी रिसेंटली है, ESD स्क्रैम्बलर, ओके। तो उसकी सर्विस कराने गया था। तो मैंने पूछा कि मतलब मैं लेट गया था, मैं शाम को 5 बजे गया था, 6 बजे ऑफिस क्लोज होता है, लेकिन 7 बजे तक मेरी बाइक सर्विस हुई थी। मैंने पूछा एक बात बताओ वहाँ के जो स्टॉक मैनेजर थे उनसे कि आप कब जाओगे? उन्होंने बोला जी मैं 9 बजे तक जाता हूँ। उनका क्यों? उनका कि जी मैं सब मैनेज करता हूँ। उसने कहा फिर मैं लेट भी 1 घंटे आता हूँ, वो मैनेज हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला कि आप इतनी मेहनत करते हो, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है? उनका हाँ बोनस मिलता है। मैंने कहा वेरी गुड। उनका कितना बोनस मिलता है? उनका जी 500 रुपये पर मंथ मिलता है, अगर हम छुट्टी ना करें तो। यानी आपने अपने मन से, जैसे जो हॉलीडे है वो तो हॉलीडे है ही है, जो संडे है वो तो संडे है ही है, बट अगर आप कोई छुट्टी नहीं करते अपने मन से, तो हमारा बॉस हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा बोनस देता है। बोनस क्या होता है? एज ए इंसेंटिव कि तुम लगातार पूरे मंथ, पूरे टाइम तुमने बहुत अच्छे से काम किया, सो वी आर रिवॉर्डिंग यू एज अ बोनस। ये तुम्हारी सैलरी नहीं है, हम एक्स्ट्रा खुश होकर दे रहे हैं तुम्हारी मेहनत को देखकर। दिस इज बोनस, ओके। बाकी और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग पर्पज से जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू बोनस। नाउ एड लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी। ये लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी क्या है? देखो ये कहता है कि हमने आपसे बोला था कि तुम्हें कल नहीं आना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, उसी जावा ESD के शोरूम में, ओके। सर रॉयल एनफील्ड की बाइक नहीं है? नहीं, मैंने जावा ESD ली थी, ओके। अब क्या हुआ, उसी शोरूम में क्या होता है, मंगलवार को छुट्टी होती है, लेकिन ये बोला गया है कि जो मंगलवार को आएगा, हाफ डे ही होता है उस दिन फुल डे नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप मंगलवार को आते हैं, हाफ डे ही रहते हैं, लेकिन हम आपको फुल डे की सैलरी अलाउ करेंगे एज अ एक्स्ट्रा। इसको हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी। यानी छुट्टी के दिन भी अगर आप काम करते हैं या फिर आप छुट्टी नहीं लेते और काम करते हैं, तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। दिस इज लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी, ओके। इसके बाद जो लिस्ट आती है वो आती है परक्यूजिट्स की। ये है परक्यूजिट्स और पर्क्स, ओके। अब ऊपर क्या आया था? ऊपर आया था अलाउंस। अलाउंस में ये था कि भाई तू खर्चा कर, तेरे को हम कंपनसेट करेंगे, दिक्कत नहीं है या नहीं देंगे, हम तेरे साथ हैं। यहां पे क्या है, तू खर्चा मत कर, हम तेरे को फैसिलिटी दे दे रहे हैं। वहां तुम्हारे पास घर रहने के लिए नहीं था, तुमने किराए पे घर लिया, हमने 1000 तुम्हें पर मंथ दिया। यहां हम तुम्हें घर ही दे दे रहे हैं। वहां तुम अपने बच्चे को पढ़ाने बाहर जाते थे, फीस की दिक्कत होती थी, हम 500 रुपये पर बच्चे देते थे। यहां हम तुम्हें स्कूल बना के दे दे रहे हैं, पढ़ाओ अपने बच्चों को।
दिस इज कॉल्ड परक्यूजिट एंड पर्क्स। वैसे इतना हाई लेवल का कॉस्टिंग में नहीं आता, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन देके आप हंसोगे, बोलोगे सर 4 लाइन के क्वेश्चन के लिए आपने इतना सारा पढ़ा दिया। इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मेरा टारगेट है कि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। पेपर कितना भी टफ हो, यू कैन सॉल्व इट। सो आई मेकिंग लाइक दिस। ओके, नाउ अब इस पे आप लिखेंगे आगे, सबसे पहले फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स, सर ये क्या होता है? इसे आप लिख सकते हैं फ्री पिक और ड्रॉप और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मतलब तुम्हें घर से आने जाने में दिक्कत है, कोई नहीं, हमारी वैन आएगी, आप उसमें बैठना, आप जाने से। कॉल सेंटर की जितनी भी गर्ल्स होते हैं, जो मैंने देखा जो टेली कम्युनिकेशन में काम करती हैं, सर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है क्या, आप लेना चाहेंगे क्या, लोन अवेलेबल है आप लेना चाहेंगे। तो इस टाइप के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें घर से ही पिक किया जाता है, घर पे ही छोड़ा जाता है। टेली कम्युनिकेशन जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे एक हमारी स्टूडेंट थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मयूर बिहार से थे, लवीशा शायद नाम था उनका। तो उनकी 50,000 रुपीज़ सैलरी थी, बट उनका जो भी डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट होता था उसके अकॉर्डिंग घर के बाहर कैब आती थी और वो उन्हें पिक करती थी, ऑफिस ले आती थी, वह घर पर ड्रॉप करती थी। ओके, तो फ्रिंज बेनिफिट, फ्री पिक और ड्रॉप और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ओके, नाउ एक होता है फ्री टेलीफोन। तुम्हें फ़ोन के बिल की चिंता क्यों है, हम तुम्हें फ़ोन दे रहे हैं ना, ये लो फ़ोन। बॉस ऐसा क्यों करता है पता है? इसलिए नहीं करता कि एम्प्लॉय खुश हो, इसलिए हो कि जब हमारा मन करेगा हम उसे कॉल करके हम तुरंत उससे बात कर सकते हैं। तुम इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हो। दे तो रहे फ्री, हाँ, एम्प्लॉय भी अपना बेनिफिट उठाएगा, लेकिन बॉस का भी फायदा है कि 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकता है, उसको नंबर पता है। ठीक है, फ्री टेलीफोन। नाउ फ्री एकोमोडेशन, तुम्हारा रहना वहना सब हमारी साइड से फ्री। फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब रहने की फैसिलिटी देना, फ्री। फ्री गैस सर्विसेज, तुम्हारे घर में खाना बनाने की दिक्कत है, हम तुम्हें गैस की फैसिलिटी देते हैं, लो हमारी आग पे अपना चूल्हा बनाओ, खाना बनाओ। फ्री गैस, फ्री वाटर। पानी पीने की दिक्कत है, कोई नहीं, हम तुम्हें आरओ का पानी देंगे, डोंट वरी। इलेक्ट्रिसिटी भी कई बार फ्री करी जाती है कि तुम बस रहो यार, तुम बस काम करो, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी। फ्री चिल्ड्रन, फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन। एजुकेशन मतलब बच्चों को कह रहे हैं तुम बच्चे पैदा करो, हम उन्हें पढ़ाने की फैसिलिटी देंगे। एग्जाम्पल है, बट ऐसा होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली जिन लोगों को ये दिया जा रहा है वो बहुत टॉप लेवल पे होते हैं, तो वो इतने अनएजुकेटेड नहीं होते। 15-20 बच्चे करें, 1 से 2 ही बच्चे होते हैं। और लॉ में साफ साफ लिखा गया अप टू 2 चाइल्ड। तो जब आप फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे सैलरी के हेड में, तो वहाँ आपको 2 चाइल्ड ही मिलेंगे आपको मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मत सोचना 10-12 बच्चे तो सबको भेज दिए फ्री में, ऐसा नहीं होता। एक लास्ट होता है फ्री फूड। अरे खाना पीने बनाने की दिक्कत क्या है यार, छोड़ो ना, तुम ऑफिस आओ, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। सर ऐसा होता है, हाँ मैं भी होता है। अगर मैं किसी हॉलीडे वाले दिन अपने स्टाफ को बुलाता हूँ तो उस दिन उनका लंच मेरी साइड से होता है कि भैया आपको हमारी साइड से, मैं भी उनके साथ खाता हूँ, जो वो खाते हैं वो मैं भी खाता हूँ। तो ऐसा होता है, दिया जाता है, बट मैं एक ही बार करता हूँ। ये क्या होता है कि आपको 30 डेज जो भी आप आ रहे हो काम करने, हमारी तरफ से खाना पीना सब फ्री। ओके 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 ओके, ये हो गया हमारा परक्यूजिट और पक्स। सर इतना लंबा फॉर्मेट आएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा, डोंट वरी, ये बस हमारी नॉलेज पर्पस के लिए। ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब पहले समझो कि अभी तक क्या था कि आपका हम आपका दे रहे थे, अब हम आपको अपनी साइड से भी कुछ अटैच करके दे रहे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्रोविडेंट फंड। मान लो मैं भी 5% डाल रहा हूं, तुम भी 5% डालो। एम्प्लॉयर कहता है मैं भी 5% डालूंगा और तुम भी 5% डालो, दोनों का मिला के 10% हो जाएगा और हर महीने 10% की तुम्हारी सेविंग हो जाएगी। और जब तुम रिटायर होगे यही 10% विथ इंटरेस्ट तुम्हें वापस कर देंगे। ये होता है सैलरी के हेड के टॉपिक में सिखाया जाता है, मैं एज अ कॉस्टिंग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कई बार क्या करता है, आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, प्रोविडेंट फंड में। ओके, कई बार वो आपके ग्रेचुइटी फंड में भी कंट्रीब्यूट करता है। जितने एक्ट उसके ऊपर लगेंगे। सर गर्लफ्रेंड में कंट्रीब्यूट करता है, गर्लफ्रेंड नहीं नालायक, ग्रेचुइटी फंड। तुम तो ना अर्थ का अनर्थ कर देते हो। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टेट
इंश्योरेंस, ई एस आई। नाउ पेंशन फंड, पेंशन फंड। नाउ एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। तो ये जितने भी कंट्रीब्यूशन है, जितने भी अलग अलग लॉ लगते हैं कंपनी के ऊपर, उसके हिसाब से अलग अलग एक्ट होते हैं। जितने भी एक्ट लगे हुए हैं सब में आपको उसके प्रोविजन के हिसाब से करना होता है। जितना आप करते हैं मिस्टर एम्प्लॉयर, उतना ही एम्प्लॉई करता है। दोनों के अमाउंट को मिला के हम उस फंड, उस एक्ट में जमा करवा देते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन चेक सैलरी टॉपिक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद बोलोगे सर आपने बहुत ज़्यादा बता दिया इन कंपैरिजन टू आईसीआई सिलेबस, ओके। अब ये टोटल हो गया आपका ग्रॉस, ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट, इसे हम कहते हैं ग्रॉस, मतलब टोटल मिला के सब कुछ फॉर नॉर्मल टाइम, फॉर नॉर्मल टाइम वर्कड, मतलब जो नॉर्मली आपने काम किया उसका। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम का भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, वी विल डिस्कस ओवर टाइम वेजेस। हमने आपके ओवर टाइम वेजेस भी यहाँ पे ले ली। अब ये आपका आ गया ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस। ये क्या कह रहा है, मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। कहते हैं ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस, यानी हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस। जो मैंने आपसे बोला था कि आपकी सैलरी कितनी है, तो लोग कितना बोलते हैं 50,000। वो 50,000 कैसे हुए, ये सब कुछ जोड़ जाड़ के ए टू जेड आपके 50,000 रुपीज हुए थे। लेकिन आप नेट कितना लेके जाओगे, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेट कितना लेके जाओगे, तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द नेट। अब ये बी पॉइंट होगा आपका कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉय, कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को नेट कैश पेबल, ओके। यहां पे आप क्या लेंगे, आप लेंगे ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट, ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब ऊपर जो अभी आपने सॉल्व किया वो। नाउ अब लेस करिए, लेस कीजिए इसमें नन परक्यूजिट्स, नन कैश परक्यूजिट्स, मतलब वो परक्यूजिट्स जो कैश में नहीं आपको मिलने हैं उसको लेस कर लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, परक्यूजिट्स तो आपने देखे, लेकिन जो आपको ले ही नहीं जाना है उसको आप लेस कर दीजिए। फालतू में आप क्यों गिनवा रहे हैं सबको, नन कैश परक्यूजिट्स को आपको लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो भी आप लेस कर दीजिए। अब आप पूछेंगे सर ये लेस क्यों करवा रहे हो, अरे भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है ना, ये तो उस अकाउंट में जाएगा ना, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे ना पैसे। ये तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम रिटायर हो गए या तुम्हारी डेथ होगी या कोई दिक्कत होगी तब। लेकिन अभी तो भूल जाओ ना, अभी तुम घर लेके थोड़ी ना जा रहे हो, ये ईएसआई का पैसा, पीएफ का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, नहीं अभी नहीं लेके जा रहे, अभी तो तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसलिए कह रहे इसको लेस करो, क्योंकि रिश्तेदार पूछने आएंगे शादी के लिए तो तुम सारी जुड़वा दोगे, सारी नहीं जुड़वानी होती, ओके। तो कितना हुआ, तो सर पीएफ का अमाउंट लेस कर देंगे, ठीक है। ईएसआई का अमाउंट जो भी है लेस कर देंगे, और जो भी ग्रेचुटी फंड है कोई तो लेस कर देंगे, कोई भी वेलफेयर फंड, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा अगर आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है ना उसको तुम बताओ मत और किसी को दिखाओ मत, छुपा के रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसे करोगे तो दिक्कत तुम्हें ही होगी बाद में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमने ये पैसा लेस कर दिया, क्योंकि ये पैसा अभी तुम लेके नहीं जा रहे हो, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। और यहाँ पे ना ये आपने लेस करवा दिया वेलफेयर फंड, और यहाँ पे एक और ये हो तो क्या, ठीक है, ये आपने लेस कर दिया। अब आप लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ
आपको क्या लेस करना है, ऑफ एडवांस, कोई भी आपने एडवांस लिया था वो लेस कर देंगे, एडवांस सैलरीज वगैरह ली थी आप वो लेस कर देंगे, आपका कोई भी ड्यू वगैरह पहले का था वो आप लेस कर देंगे, कोई भी आपका लोन चल रहा है वो आप लेस करेंगे, ठीक है। लोन्स, लोन्स टेकन, कोई भी आपने लोन वोन लिया है तो आप वो लेस कर देंगे। फिर एक चीज़ और होती है इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे टीडीएस, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका सेक्शन होता है 192। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस आप ये समझ के चलो कि कई बार क्या होता है आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा की सैलरी है और आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट कहती है सैलरी वाले एम्प्लॉई से 1 साल तक वेट क्या करना, जितना भी इसका टैक्स बनता है पर मंथ आप एज अ जमा करवाते जाओ, और एट द एंड लगता है कि सैलरी उसको उतनी नहीं मिली तो हम रिफंड कर देंगे बाद में। तो मतलब उससे मंथली टैक्स एम्प्लॉयर को कहा जाता है, एम्प्लॉयर भैया एम्प्लॉई की सैलरी देते समय हमें भी थोड़ा सा टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई दे दीजिए, गवर्नमेंट ऐसा कहता है। दिस इज कॉल्ड टीडीएस सेक्शन 192। आप टीडीएस के टॉपिक इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया नेट कैश पेबल, नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉयज। ओके इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 खत्म हो गया, और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। टेन टेन टेन। अब ना मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि ये सब था कहाँ, ये कैसे दिया हुआ था और मैंने आपको कैसे डील कराया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिया हुआ था। देखो इन्होंने क्या बोला था, प्रोविडेंट फंड होता है, ईएसआई होता है, टीडीएस होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल टैक्स नहीं माइनस किया, इसको जरा माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लेस कर लेना प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। ओके लेबर कॉस्टिंग, 180 प्रोविडेंट फंड होता है, कंट्रीब्यूशन टू बेनेवोलेंट फंड होता है, लोन्स रिडक्शन होते हैं, अदर डायमेंशंस ड्यूज होती हैं। अब पेमेंट टू द एम्प्लॉई, डिपॉजिट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, तो मतलब ये सब ना इस तरीके से लिखा था कि एग्जाम में याद ही ना हो, तो हम लोगों ने क्या किया डायरेक्ट जो फॉर्मेट था इनकम टैक्स का वो पढ़ लिया। अब ये कैसे यूज होगा उसके लिए, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ना, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बुक्स कैसी होगी हमारी विघ्नता बुक्स, तो वो मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये आपका इस टाइप से कवर पेज हो जाएगा आपकी बुक का, ठीक है, ये आपका इस तरीके से कवर अप होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं बुक तो बाई करनी है, कैसी दिखेगी ज़रा बता दीजिए। उसमें की हाईलाइट्स वगैरह होगी कि भैया देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा इसमें, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी मेट मिलेगा, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन सब कुछ मिल जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको सब कुछ मिलेगा। विघ्नता कॉस्टिंग बैच इसका नाम है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक लास्ट हमने नई चीज़ इसमें ऐड की है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये जामवंत ने हनुमान जी को बताया था सुंदरकांड स्टार्ट होने से पहले। उन्होंने कहा था हे हनुमान इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम है जो तुम नहीं कर सकते, तो 90 प्लस उसी के लिए है, 90 प्लस उसी के लिए है जो ये जानता है कि मैं चाहूंगा तो मैं कर लूंगा। और दिल से बोलो जय श्री राम, अगर आपने ये बोल के स्टार्ट किया ना डेफिनेटली यू विल अचीव। अब इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, फॉर बुद्धिजीवी टू स्कोर 90 प्लस। बुद्धिजीवी क्या होता है, देखो इस बैच का नाम है विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच। विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच, विघ्नहर्ता का मतलब क्या है, भगवान गणेश। भगवान गणेश क्या देते हैं, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि मतलब क्या होता है सक्सेस, एंड बुद्धि मतलब होता है बुद्धिजीवी यानी इंटेलेक्चुअल। यानी ये उनके लिए है जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। बुद्धिजीवी मतलब वो सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ये विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच आपके लिए है। तो ये इंडिकेशन हुआ विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच का, ठीक है। इसके बाद गणपति जी का जो मैं मंत्र हमेशा पढ़ता हूँ, ओम गम गणपति नमः। हे गणपति जी आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, अपने इस बच्चे पे भी रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। उसके बाद माँ सरस्वती की फोटो है, जो मैं मंत्र हमेशा आपके लिए बोलता हूँ, सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम विद्यादानम करो तुम। तो इस तरीके से हम माँ की प्रेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी उसकी फ़ोटो है, 10 आई थी उसकी फ़ोटो है। इसके बाद मैंने एक नई कोटेशन लिखी है, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रैंक होल्डर, इज़ दैट यू। मैं एक नए रैंक होल्डर की का वेट कर रहा हूँ, क्या वो तुम हो? तो आप लिखना यस आई एम रैंक होल्डर। हो सके
हो सके तो अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगाना, और ऑल इंडिया रैंक कौन सी है आपकी, आप अपने दिमाग में इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको विजन चार्ट बनाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 आप लिखेंगे और अपनी फ़ोटो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना कॉस्टिंग में आपको कितने मार्क्स चाहिए। मैंने तो 90 प्लस के लिए बोला है, आपको कितने चाहिए, लेट्स सपोज यू नीड 95, तो आप लिखेंगे 95। ये आपका एक विजन बोर्ड हो जाएगा। इससे आपको एक आएगा कि भैया सी ए ड्रीमर्स में इस बच्चे ने पढ़ा था, इसकी 4 आई थी, इसकी 10 आई थी, मैं भी पढ़ रहा हूँ विघ्नता बैच में, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ये रोज आप जब पढ़ते समय देखेंगे ना, तो ये आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, शिद्दत से सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो लाइफ में रियलिटी बन के आपकी लाइफ में आ जाता है। तो ये इसके लिए मैंने बनाया, डेफिनेटली डू इट। ओके, उसके बाद जैसे ये इंडेक्स वगैरह है कि किसमें क्या क्या चैप्टर वगैरह है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे आपका 2 क्वेश्चन का स्लॉट होता है, एक है बुद्धिजीवी क्वेश्चंस जो कि हम क्लास के दौरान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होंगे जैसे बुद्धिजीवी क्वेश्चंस के, जो हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सपोज कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट शीट के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हमने तकरीबन 15 क्वेश्चंस अनसॉल्व रखे हैं आपके लिए कॉस्ट शीट के अंदर, और जिसमें आपने क्वेश्चन का साइज देखना, ये देखो, जो कहे कि बच्चों वाला क्वेश्चन एक बार जरा देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद आपके होंगे मोदक क्वेश्चन। बुद्धिजीवी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। बुद्धिजीवी का मतलब वो क्वेश्चन जो आपको बुद्धिजीवी बनाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे। और मोदक क्वेश्चन मतलब सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। मोदक मतलब भगवान गणेश को क्या पसंद होता है, मोदक। तो आप भगवान गणेश के साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं विघ्नहर्ता बैच के अंदर, तो आपको भी मोदक पसंद होना चाहिए। यानी ये आपके डाइजेशन के लिए है, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, आपके ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए। अब जैसे इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हमने शामिल करे, जैसे नवंबर 20 का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जैन 21 का क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हैं इसमें पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्व्ड है। आरटीपी मई 21 में, एमटीपी मार्च 21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था, एमटीपी अप्रैल का क्वेश्चन आया था। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जुलाई 21 का क्वेश्चन आया था। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने मैक्सिमम इसमें कितने सॉल्व क्वेश्चन डाले आपको पता है, पास्ट ईयर का सारा कलेक्शन लेके हमने इसको कंप्लीट किया है। और इसमें लेट्स सपोज सिर्फ कॉस्ट शीट में आपके 13 सॉल्व क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, आपका नवंबर 22 का क्वेश्चन कंप्लीट है, और अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम गया उसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं अपना लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में होगा बुद्धिजीवी क्वेश्चन। बुद्धिजीवी वो क्वेश्चन है जो आपको बुद्धिजीवी बनाएंगे। बुद्धिजीवी कौन होता है, जीवी मतलब द पर्सन हु आर लिविंग विथ हैप्पीनेस इज नॉन एज जीवी। बुद्धि मीन्स द माइंड, यानी जब आप अपने ब्रेन के साथ, हैप्पीनेस के साथ, ब्रेन के साथ और हैप्पीनेस के साथ दोनों को मिला के बनता है बुद्धिजीवी। अ पर्सन हु इज विथ हिज माइंड विथ फुल ऑफ पीस एंड हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज इज नॉन एज बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे जो हम क्लास के दौरान करेंगे। उसके बाद मोदक क्वेश्चन वो होंगे जो मैं आपको साथ साथ होमवर्क के तौर पे दूंगा, जब आपके 4-5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए करेंगे। तो अगर वो क्वेश्चन डिस्कशन वाला है तो मैं बता दूंगा, देखो इसमें ये पूछा गया है, ये कर लेना, इसमें ये पूछा गया है, ये कर लेना। सॉल्व तो है ही है, मतलब पूरा गाइडेंस भी दे दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। यानी पूरा सेट हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिसमें अराउंड 500 to 600 की बुक के दोनों मॉड्यूल हैं। 2 बुक का मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 जिसमें आपके लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, ये 6 चैप्टर हैं। ठीक है, और इन 6 चैप्टर में तकरीबन 300 पेजेस हमने लगाए हैं। और जब अभी लेबर कॉस्टिंग आप करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन मिला के हम प्रैक्टिस करेंगे। मोदक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, जो कि मैं बताऊंगा कि कब कैसे करना है, और बुद्धिजीवी क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बुक का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये बुक इंटरेस्टेड हो तो ले लेना, बट हो नहीं बोलूँगा, अगर 90+ चाहिए तो ले लेना। क्योंकि अगर आपने मेरे बेसिक के 3 to 4 लेक्चर्स देखे हैं, और ये आई थिंक 2 लेक्चर्स आप लेबर कॉस्टिंग का देख रहे हैं, तो अगर 5 to 6 लेक्चर में अपने आपके अंदर इंप्रूवमेंट मिला है आपको, तो अगर आपको 2 बुक्स मिल रही हैं हार्ड कॉपी एट योर होम, और अगर आपको 90+ मिल रहे हैं एग्जाम में, तो दिस इज गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। क्योंकि लेक्चर्स हमेशा रहेंगे एग्जाम तक क्या लाइफ टाइम यहाँ पे रहेंगे। तो ये एक बुक की इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, चाहे आप CS एग्जाम दे, CMA दे, ठीक है, या फिर CA, CS, CMA कोई भी एग्जाम दे, हमेशा आपके साथ रहेगा रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप जाइए और स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना डिसीजन कब और कैसे लेना चाहते हैं। बस सही डिसीजन सही समय पे लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब से, आज से हमें बुक की नीड हमेशा हर लेक्चर में पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस।
क्योंकि हर अब आने वाले लेक्चर्स में क्या होगा, हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे, लेक्चर करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, लेक्चर करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, सर ये बुक मिलेगी कहाँ पे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक। आप उस लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और जैसे जैसे वो बताएगा एड्रेस डालना है, सब कुछ डालना है, वो डाल दीजिएगा। अगर आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इनवैलिड बताता है, यानी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप एक नया फ़ोन नंबर और नई ईमेल आईडी ट्राई कीजिएगा, उसको प्रोसीड कीजिएगा। आपका ऑर्डर आपको 5 to 7 डेज़ पे आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा विद 2 सेट ऑफ बुक्स, जिसमें आप 90 प्लस की पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ फुल स्टडी करने वाले हैं। और आपको अब टेस्ट सीरीज देनी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे 9354719404 पे। ओके, नाउ कंप्लीटिंग ऑल थिंग्स, लेट्स अस बिगिन द स्टडी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं पहले आपको मार्क करा दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है। ये लो आपकी स्टडी मैट का। अब देखो, बुक बनाते समय मैंने किस चीज़ का ध्यान दिया है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा अपनी साइड से, कि देखो यार, स्टडी मैट में भी वही क्वेश्चन है, बुक में भी वही क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में भी वो क्वेश्चन है, तो मैंने उस क्वेश्चन को कट कर दिया, एक जगह ले लिया मैंने बुक में। यानी मैं आपको एक ही क्वेश्चन 4 जगह नहीं करवाने वाला। हम जो क्वेश्चन कहीं नहीं है उसको लेंगे, स्टडी मैट में है ले लिया, पास्ट ईयर में है ले लिया, बुक में है ले लिया, लेकिन एक ही क्वेश्चन यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, इतना टाइम नहीं है। हम हर क्वेश्चन में से बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और सारे क्वेश्चन कवर्ड अप कर लेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और मान लीजिए पास्ट ईयर में भी क्वेश्चन है 1 2 3 4, और उसके बाद हमारी बुक में भी वो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। तो क्या मुझे 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, क्या 1 2 यहाँ पे करवाने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं जरूरत नहीं है। तो हमने उसको एक ही बार अपनी बुक में डाल दिया। पास्ट ईयर में 3 4 अवेलेबल है, पास्ट ईयर में इसको रहने दिया। 4th 5th ना पास्ट ईयर में ना स्टडी मैट में, तो 4 5th हमारी बुक में है, यानी बुद्धिजीवी में है। तो इस तरीके से बुक की प्लानिंग हुई है। सो डोंट वेस्टिंग ऑन योर टाइम कि ये क्वेश्चंस और ये वो, परंतु किंतु आप एक बार चैप्टर कंप्लीट कीजिए। स्टडी मैट का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, पास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दुनिया के इन द सेंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है। मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आप खुद बोलोगे कि सर मज़ा आ गया और अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच। लेकिन भगवान गणेश के लिए, माँ सरस्वती के आशीर्वाद के लिए, लाइफ में देखो, हम आईफोन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छे घर पे इन्वेस्ट करते हैं, कार पे इन्वेस्ट करते हैं, बाइक पे करते हैं, और दीदी लोग ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सच्ची इन्वेस्टमेंट एक लर्नर की, एक लेजेंड की, एक बुद्धिजीवी की होती है उसकी किताबों पे। मैं एवरी मंथ अराउंड 10 to 20,000 ओनली बुक्स पे इन्वेस्ट करता हूँ। ड्रेसिंग पे बेशक करूँ ना करूँ, लेकिन बुक्स पे ऑलवेज करता हूँ, क्योंकि ये बुक ही मेरी पावर है। और जिस दिन आपकी पावर आपकी कलम और आपकी बुक बन जाएगी ना, नोबडी कैन डिफीट यू। सो रियली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक द लिंक एंड मेक ऑर्डर नाउ। ओके, चलिए, इसके बाद अब मैं बुक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसा दिखा दिया। तो बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, तो हम स्टडी मैट पे बार बार नहीं जाएंगे, मैंने आपको गाइड कर दिया। एक्स एन एम्प्लॉय, एक्स क्या है भैया? एक एम्प्लॉय है। तो सर एक क्वेश्चन और आता है, क्या एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट? जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ पीक्यूआर कंपनी, ठीक है, गेट्स द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट। इमोल्यूमेंट्स मतलब मान लीजिए उसको सैलरी मिल रही है और कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं ग्रॉस की बात कर रहा है, कि जब उसको सब कुछ मिल रहा है यानी ग्रॉस सैलरी निकालने की बात कर रहा है। बेसिक सैलरी है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ यानी ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये हो जाएगा 12,000। अब एक बात बताओ, कोई इंसान क्या एक महीने की सैलरी लेके चला जाएगा? पूरे साल की लेगा, पूरे साल की लेगा ना, तो पूरे साल की लेगा तो मल्टीप्लाई में 12, पर मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। डीए 200 पर मंथ है, क्या एक ही महीने का लेगा? पूरे साल का लेगा, पूरे साल का लेगा, मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 2400। ओके, नाउ बोनस जो है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, यानी 12,000 एंड 2400 इज 14,400, और इसका 20% आप कर देंगे तो आपका डीए आ जाएगा, दिस इज 2880, दिस इज बोनस। नाउ अदर अलाउंस इज 250 पर मंथ। अदर अलाउंस मतलब हमने लिखा था एनी अदर अलाउंस, कोई भी अलाउंस हो सकती है। तो हम उससे ये पूछने जाएंगे, ऐसा भैया स्टडीमेट भैया, अदर अलाउंस का मतलब कौन सा अलाउंस है? इतना हम नहीं पूछेंगे। अलाउंस मतलब अलाउंस, यानी एम्प्लॉय ने खर्चा किया, बॉस ने, एम्प्लॉयर ने उसको कंट्रीब्यूट किया होगा, दैट्स इट। 250 पर मंथ यानी मल्टीप्लाई में 12, तो ये हो जाता है 3000।
नाउ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, यानी एम्प्लॉयर ने पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो 10% ऑफ सैलरी यानी 14,400, ये हमारा बेसिक एंड डीए था। इसका कितना कंट्रीब्यूट किया? 10%, यानी 1440 इतना कंट्रीब्यूट किया। ओके, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एक्स वर्क फॉर 2400 आवर्स पर एनम। जो मिस्टर एक्स हमारे एम्प्लॉय है ना, ये 24 आवर्स पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से ये 2400 आवर्स काम करते हैं। ओके, बट 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, लेकिन जो 400 घंटे उसमें काम नहीं करते। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आया जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। उसने कहा नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम में हम क्या करेंगे, 2400 आवर्स माइनस 400 आवर्स, हम इसको लेस कर देंगे, कितना आ गया 2000। तो 2000 आवर्स ये क्या हो गया, इफेक्टिव आवर जिसमें उसने काम किया। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है भैया, ये होता ही रहता है और होता ही रहता है, तो हम इसके लिए परेशान नहीं होंगे। दैट्स इट। ओके, चलिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं। अब नोट्स में हम इसका आंसर करेंगे। मैक्स में पूछा जाता है प्रेजेंटेशन आंसर की कैसी होनी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए गाइड कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरा स्टाइल क्या है, मैं लिखूंगा आंसर, आंसर आंसर में आपकी बुक का लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप वो डालेंगे। दैट्स इट। अब कैसे प्रेजेंट करना है मैं लिख रहा हूं, और लिखते लिखते डिस्कशन भी करूंगा, तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। चाहे तो बाद में लिखेंगे तो लेक्चर को दोबारा देख के आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन of effective hourly cost of employee Mr. X। अब मुझे एक चीज बताइएगा, सच से बताइएगा, पास होना है कॉस्टिंग में। अब मुझे सच से बताइएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या आप प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं? नहीं बनाते हैं तो समझिएगा आपके मार्क्स क्यों कटते हैं। ठीक है, अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो आपको प्रॉपर लिखना आना भी चाहिए। अब जरा एक बार बुक पे दोबारा आते हैं। इसने कहा यू आर रिक्वायर्ड, क्या कहता है, फाइंड आउट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, यानी पर आवर की कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताना है मिस्टर एक्स के लिए। तो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा कि इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिस्टर एक्स। तो यही स्टेटमेंट हमने बनाई है। तो स्टेटमेंट कैसे बनती है, स्टेटमेंट शोइंग, क्या पूछ रहा है, कंपटीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपटीशन पूछ रहा है। ओके, किसके लिए पूछ रहा है कि इफेक्टिवली आवर, यानी 2000 आवर्स तो पूरे साल के हैं, लेकिन एक घंटे की कॉस्ट क्या हुई, पर आवर की कॉस्ट क्या हुई, वो हमसे वो पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट निकालेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 2000 से, तो हमें पर इफेक्टिव आवर पता चल जाएगा। ओके, चलिए सर ये कलर भी करना है क्या? नहीं भैया, ये कलर नहीं करना है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका अमाउंट। ओके, नाउ सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे कितना है भैया इनका, ये है, या फिर आप बेसिक पे को बेसिक सैलरी भी कह सकते हैं। ये है इनका 1000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई में 12, तो ये हो गया इनका 12,000। ओके, नाउ ऐड डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इज 200 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 2400, तो ये आपका आ गया 14,400। दिस इज कॉल्ड बेसिक सैलरी विथ डी। सर एग्जाम में हम डी लिख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा मत लिखें, कोशिश कीजिएगा एग्जाम में फुल फॉर्म लिखें, डियरनेस अलाउंस, जो मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था। मैंने फॉर्मेट में कोई शॉर्टकट नहीं लिखवाया, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं है टाइम तो अलग बात है, कोशिश कीजिएगा फुल फॉर्म लिखें। ओके, नाउ ऐड क्या करना है सर, बोनस ऐड करना है। ठीक है, बोनस ऐड कर देते हैं। बोनस कितना है सर, 20% है ऑफ बेसिक एंड डीए, दिस इज 14,400, तो मेरे दोस्त ये आ गया 2880। नाउ इसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें अदर अलाउंस,
अदर अलाउंस, अलाउंस कितनी है सर? 250 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 3000. नाउ ऐड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. ये कितना हो गया सर? ये हो गया 10% ऑफ 14,400. दिस इज 1440. नाउ माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज ग्रॉस? आप इसे बोलेंगे ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ मिस्टर एक्स. अच्छा, एक चीज और इसमें मैं आपको गाइड करना चाहूंगा. ऑफ, यहां पे नेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं. नेट होता तो हम सब लेस करते, लेकिन जब उसने पूछा नहीं क्वेश्चन ने, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना उसको बोलूंगा भाई कि करो करो करो. नहीं है तो नहीं है. ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका. एक सेकेंड, मुझे भी टाइम दीजिए. कैलकुलेटर जरा ऑन कीजिए अपना और कैलकुलेट कीजिए हमने क्या क्या किया. मेरे हिसाब से राइट, या ठीक है, ये आपका आएगा 21720. ठीक है, नाउ इफेक्टिव, इफेक्टिव लेबर आवर्स, दिस इज 2400 आवर्स माइनस 400 आवर्स. 400 क्यों लेस किया? क्योंकि नॉर्मल एडेड टाइम में कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था. नॉर्मल एडेड टाइम में क्या होता है, जो हमने अनयूज या फिर ऐसे आर जो हमने यूज नहीं थे, प्रोडक्टिव नहीं थे, उसको हम लेस कर देते हैं. तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2000 आवर्स. ठीक, तो ये मान के चलिए आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है. ठीक, तो आप लिखेंगे इफेक्टिव, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मिस्टर एक्स. कैसे निकालेंगे आप? ए अपॉन में बी. आपको ये फॉर्मूला निकाल देना है, तो ये आ जाएगा आपका ₹10.86. ओके, दिस इज 10.86. दिस इज हाउ यू डील. सर क्या एग्जाम की ये प्रेजेंटेशन चलेगा? 100% चलेगा. एक छोटी सी कमी है इसमें, छोटी सी कमी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. मैं आपके लिए वो भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ. रुकिए, ये कमी क्या है मैं बता रहा हूँ. वैसे ये इतनी खास कमी नहीं है, लेकिन कमी तो कमी होती है. या दिस इज वी हैव टू डन. जैसे लाइनिंग है ना, आप पेंसिल से, कुछ बच्चे पूछते सर पेंसिल से कर सकते हैं? कर सकते हैं. अब पेन से करेंगे तो भी अच्छा है. नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज 5 आउट ऑफ 5 मार्क अटेम्प्ट. ये हमने पूरा ऐसे ऐसे कर दिया. ओके, अच्छा, मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसे तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार स्टडी मेट में आपको आंसर चेक कराता हूँ. वहाँ पे थोड़ा सा अलग है फॉर्मेट, लेकिन देखो आप बिल्कुल सही है. ये इन्होंने पर मंथ की कैलकुलेशन ऐसे दिखाई, पर ईयर की ऐसे दिखाई, इफेक्टिव में 2000 आवर्स से यहाँ पे लेस कर दिया, और यहाँ पे दिखाया 24 आवर्स को हमने 400 आवर्स से लेस किया 2000 आवर्स. तो ये यहाँ पे इन्होंने वर्किंग में दिखाया, हमने क्वेश्चन में दिखा दिया. तो वर्किंग्स कैन बी पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे. स्टूडेंट शोइंग कंपटीशन इफेक्टिव वाली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स. क्या हमने सही किया? जी बिल्कुल सही किया. आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बधाई हो. तो सर क्या हमें स्टडी मेट बार बार चेक करना है? नहीं करना है. मैं बस आपको गाइड करा रहा हूँ कि हमने स्टडी मेट के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ना है. स्टडी मेट के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा पढ़ना है. इतना पढ़ना है कि आई से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, हमें सारे क्वेश्चन आते हों और हम डिसाइड करें कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. जबकि तैयारी कैसे होती है, यार कौन से 4 क्वेश्चन कर लूँ भाई पास हो जाऊँ, ऐसा नहीं पढ़ना है. हमें ऐसा करना है कि हमें सब आता है एंड वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन. वैसे ये पॉसिबल नहीं है, वरना हम ये भी लिख के आते कि ऐसा ही भैया आपको जो क्वेश्चन चेक करना है आप कर लो, वी आर रेडी फॉर ऑल, दैट्स इट. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और है. सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. मैंने आपको बोला था डीए पे एक क्वेश्चन कराऊंगा. आइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे. ये आज का लास्ट है, इसलिए मैंने कहा बुक्स ले लो, बहुत फायदा होगा आपका. ए
एक एम्प्लॉई है, सर आपको कैसे पता? अरे आगे लिखा है भाई, मैं अपने मन से थोड़ा बोल रहा हूँ। एन एम्प्लॉई ऑफ PQR कंपनी, PQR कंपनी का एक एम्प्लॉई है, गेट्स द फॉलोइंग एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट, यानी वो सैलरी की बात कर रहा है कि उसको सैलरी और अदर बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले उसको मिला सैलरी, सैलरी मिला 250 पर मंथ, यानी मल्टीप्लाई में 12। अच्छा, हम साथ साथ क्वेश्चन करें क्या? तुम बोलो ना, एक बार करो, मैं एक नए स्टाइल से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर करूंगा, लेट्स चेक कि सही होता है कि नहीं होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर, आंसर में मैं नंबरिंग अब नहीं लिखूंगा, नंबरिंग आप अपने बुक के क्वेश्चन के नंबर के साथ लिखेंगे। और आपको एक काम और करना है, लेक्चर नंबर में कौन से लेक्चर में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस पर क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये एक इंडेक्स बना के रखो, ताकि एग्जाम से पहले या कभी कोई डिस्टर्बेंस हो तो सारे लेक्चर जा जाके चेक ना करना पड़े, आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर चेक करें। ये बेनिफिट वाला काम बता रहा हूँ। आंसर आपने मेंशन कर दिया, जो भी आपका आंसर चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालनी है, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, आवरली कॉस्ट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, एंड देन दिस इज रुपीज। सबसे पहले इन्होंने बात की हमसे सैलरी की, तो सैलरी कितना है सर, 250 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 3000। ओके, जो हमने पढ़ा हमने वो किया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने जो पढ़ा बस वो किया, तो हमने ये वाला काम जो है कंप्लीट कर लिया है, दैट्स इट। यहाँ पे इसने बोला था सबसे पहले इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ए निकालो, तो वही हमने लिखा, इफेक्टिव स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ ए, ठीक। आई बोल दैट डीए, अब डीए में यहाँ पे ट्रिक है, मार्क करना, आई डोंट नो, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स ने ये वाली स्टेटमेंट देखी है। अगर नहीं देखी है आपने तो आपको एक टीचर की कसम है, कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू जरूर लिखना यार, और देख रखी है तो भी लिख देना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ लिख तो सकते ही हो, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, सैलरी कितनी है सर, 250, ध्यान सुना, 250 कहते हैं ₹100 ऑफ सैलरी, अगर आपकी सैलरी 100 रुपए तक है तो हम आपको 400 का डीए देंगे। सर इतना ज़्यादा क्यों दे रहा है? हो सकता है वहाँ पे रहने में दिक्कत हो, महंगाई अचानक से बहुत ज़्यादा हो, आइडिया ना हो, सैलरी बहुत कम हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 100 है तो हम आपको 400 देंगे। ओके, 400 तो कंफर्म हो गया। फिर उसकी सैलरी कितनी है, 250, तो 250 में 100 तो यहाँ हो गया। फिर और नेक्स्ट 100 ऑफ द सैलरी, यानी बाकी अगर आपकी सैलरी और 100 है तो हम आपको 100 दे देंगे, यानी आपको 500 तक डीए तो मिल गया। कहते हैं ऑन द बैलेंस ऑफ एवरी 150 रुपीज़ देंगे, यानी हमारे पास 100 पे 50 देंगे, लेकिन 100 तो है ही नहीं, हमारे पास तो 50 ही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 100 पे 50 मिलने वाला था, तो 50 पे कितना मिलेगा, दिस इज 25। तो आपको कितना मिल गया, आपको यहाँ पे मिल गया 400, यहाँ पे मिल गया 100, और यहाँ पे मिल गया 25। तो आपको टोटल डीए कितना मिल गया, टोटल जो आपको डीए मिल गया वो हो गया 525, ठीक है। और ये इन्होंने हमें ऐसे बताया है, और ये क्या है, ये पर मंथ का है। सर आपको कैसे पता? अरे जब सैलरी पर मंथ है 250 रुपए, तो डीए भी तो पर मंथ होगा, तो इसको हमको क्या करना होगा, पर ईयर में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीप्लाई में 12, तो ये आ जाएगा 6300, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व करना था। नाउ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, ईएसआई 4% ऑफ सैलरी एंड डीए। अब समझिए आप मैंने फॉर्मेट क्यों सिखाया था। बोनस जो है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, अदर अलाउंस 2725 पर एनम। फिर इसने यही बताया कि 24 आवर्स पर एनम है, आउट ऑफ 400 आर नॉन प्रोडक्टिव बट ट्रीटेड एज नॉर्मल एट टाइम, तो 2400 माइनस 400 यानी 2000। यहाँ तक तो हम रेडी हैं, यानी हम ए पार्ट जो है अब सॉल्व कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे, ऐड डीए। डीए कैसे आया डीए, तो सैलरी पर मंथ, और ये हो गया डीए पर मंथ। अगर 100 रुपये तक है सैलरी तो आपको 400 मिलेगा, फर्स्ट 400 मतलब फर्स्ट 100 पे 400, देन नेक्स्ट 100 पे 100, देन नेक्स्ट 50 पे, मतलब नेक्स्ट 100 पे 50, तो हमारे पास तो वैसे ही 50 है, तो 50 का 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा 250। तो 250 पे कितना आपको मिला, दिस इज आपको 100 पे 50 मिलना था, तो आपके पास तो वैसे ही 50 है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ये टोटल हो गया आपका 525। तो हियर यू कैलकुलेट ₹525 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 6300, 6300। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, दिस इज ओवरऑल टोटल सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए, ये आपके लिए हो गया 9300। अब आगे जो उसने बताया हुआ है उसको ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे उसने बताया है आपको ऐड डियरनेस, सॉरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर भैया कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले भैया पीएफ में कर रहे हैं, ठीक है, पीएफ में कितना कर रहे हैं, 8% ऑफ 9300 डीए एंड सैलरी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 744। ओके, नाउ ईएसआई, नाउ दिस इज 4% ऑफ 9300, this is 372। okay, now add बोनस, बोनस आप ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, दिस इज 20% ऑफ व्हाट, दिस इज ₹9300। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1860। नाउ अदर अलाउंस, अदर अलाउंस, अदर अलाउंस में एक चीज पढ़ना हम भूल गए, हमें उस पर ध्यान देना था। अदर अलाउंस इज 2725 पर एनम। क्या इसे भी एनम में कन्वर्ट करने की जरूरत है, नहीं, हम मंथ वाले को एनम में कन्वर्ट करते हैं, जो पहले से एनम है उसे एनम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अदर अलाउंस में आपका हो जाएगा 2725। सो दिस इज योर टोटल, ये आपका हो गया ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ ए, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल, ये आपका हो जाएगा 15001। एक बार मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी चेक कर लेना प्लीज। 15001 डिवाइड बाय में 9300 प्लस 744 प्लस 372 प्लस 1860 प्लस 2725, या सही है सर, नो इशू, ठीक है। नाउ इफेक्टिव, इफेक्टिव लेबर आवर्स, तो ये कितने हो जाएंगे सर, 2400 माइनस 400 आवर्स, दिस इज योर 2000, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है, तो ये आपके ए माइनस बी हो जाएगा। दिस इज इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ₹7.50, 505 वगैरह वगैरह आ रहा है, 50 इनफ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर वेरीफाइड हो जाता है 7.50 पर आवर, ये आपका पहला आंसर हो गया। नाउ इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, उसके बाद हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने गणेश जी को नमस्ते नहीं किया तो कर लीजिएगा, हे गणेश जी हमें रिद्धि सिद्धि बुद्धि दे। कमेंट में नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है पर लेक्चर। एक बच्चे ने आज 5-6 वीडियो पे लिखा सर अगला वीडियो कब, अगला वीडियो कब, अगला वीडियो कब, लेकिन किसी वीडियो पे थैंक यू वर्ड नहीं लिखा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार अगर आप थैंक यू लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। हो सके अगर मेरी एफर्ट्स भी अच्छे लग रहे हो तो टीचर्स को भी थैंक्स बोल सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है ए वर्कड फॉर 18 इफेक्टिव आवर्स। ए ने ना 18 घंटे इफेक्टिव आवर्स काम किया ऑन जॉब नंबर 24, वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स टू इज अर्निंग। यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, ए की अर्निंग, और अर्निंग क्या होती है, एम्प्लॉय की सैलरी, यानी उसकी जो सैलरी है, और उसने क्या बोला
डायरेक्ट मटेरियल, अब देखो यहाँ पे एक जादू है, 7.50 उसने पर आवर काम किया और कितने घंटा काम किया, 18 घंटे, तो उसकी सैलरी हो कितनी जाएगी, दिस इज 135, ये उसकी होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर इसी के साथ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अगर वो बात कर रहा है तो कह रहा है कि वो अर्निंग के इक्वल है, तो अर्निंग के कितने इक्वल है, तो अर्निंग कितनी है, अर्निंग है 135, तो 135 ही इसका 100% है, यानी इसी के बराबर है, तो ये 135 हो गया, यानी डीए मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ओके, ये कितना हो जाएगा 270, राइट। कहता है ओवरहेड अप्लाइड टू 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब देखो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो सॉरी ऑन माय साइड, मैंने बेसिक लेक्चर जब बताया था तो मैंने प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, सब बताया था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर करने से पहले बेसिक लेक्चर देख लें, और जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं अगर आप वैसे लेक्चर करते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो उसी सीक्वेंस में करें प्लीज़। प्राइम कॉस्ट 270, नाउ एड ओवरहेड। ओवरहेड मेरे दोस्त कितना, 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कितनी है 270, तो दिस विल कम माय डियर फ्रेंड 270, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया आपका 540, राइट। अब इसमें आगे क्या बोलता है, द सेल्स वैल्यू ऑफ द जॉब इज क्वेटेड ऑन 10% ऑफ सेल वैल्यू। तो इसने कहा कि मान लीजिए टोटल कॉस्ट अगर 90 है, ठीक है, और आपको जो प्रॉफिट है, एड प्रॉफिट मान लीजिए वो 10 है, तो जो 100 वैल्यू है ना वो आपको देखनी है यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी सेल्स वैल्यू। यानी वो कहता है जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रॉफिट का सेल वैल्यू का 10% प्रॉफिट है, तो हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए 540 जो है वो 90% है, तो 100% कितना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये वाला अगर आपको निकालना है तो आप ये कहेंगे कि 540 जो है वो 90 है, तो 10 कितना, तो दिस विल कम माय डियर फ्रेंड 60, और ये टोटल 540 एंड 60 ऐड होगा, दिस इज 600, दिस इज योर फाइनल आंसर, द सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 24। नहीं समझ में आया सो डोंट वरी, हम एक बार और कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि हमें 90 प्लस लाने हैं, हाँ एक एक्स्ट्रा माइल हमें चलना होगा। आइए लिखिए, एक सेकेंड, ओके, यहां पे लिखिएगा बी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 24, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 24। ओके, यहां पे आप लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹7.50 मल्टीप्लाई में 18 आवर्स, तो ये कितना आ गया, ये आपका आप लिखेंगे 135, राइट। फिर आप ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट, ओ यहाँ गलती हो गई, यहाँ मटेरियल यहाँ लेबर लिखना था, सॉरी। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दिस इज 135। अच्छा एक बात बताऊं, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, सर आप अगर 135 लेबर भी है, डायरेक्ट मटेरियल भी 135 है, तो दोनों को आगे पीछे क्यों नहीं लिख सकते, अरे भैया लॉजिक नहीं है ना, तुम्हें लेबर निकालना है, लेबर के बाद मटेरियल आएगा, मटेरियल आने के बाद लेबर नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है उसको पढ़ के ही तो करोगे, 135 होने से आंसर नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक क्या है उससे आंसर होता है, और यही छोटी मोटी गलतियां करके एग्जाम में गलती होती है। ओके, सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। ये क्या था, ये कैसे आया, दिस इज 100% ऑफ ₹135, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सो व्हाट विल प्राइम कॉस्ट, prime cost is 270, now add overhead, overhead is 100% of ₹270 यानी prime cost, so this will 270, so what is total cost, total cost is 540 but this is 90 मतलब in value it is 90, now add profit, एड प्रॉफिट, तो ये 90 है, ये 10 है, और ये कितना है, ये 100 है, मतलब एक सम है, कैलकुलेशन है, आपको अपने दिमाग में रखनी है, एग्जाम में लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज कॉल्ड सेल्स वैल्यू।
मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन ने बताया कि सेल वैल्यू का 10% प्रॉफिट है, तो ये 100 होगा तभी तो वो 10 होगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो हमने ये कहा कि जो 540 है वो 90 है, तो 10 कितना, तो ये करते ही ये पता चल गया ये 60 है और ये हो जाएगा 600। सो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। बट अब क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी तकरीबन 300, मतलब अगर हम पूरे बुक की बात करें ना तो अराउंड 400 to 600 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो। तो कितने क्वेश्चन आप लिखोगे ये आप देख सकते हो, अपना टाइम बचाइए, लिटली टाइम बचाइए। अगर विद इन अ फ्यू मूवमेंट्स यू कैन स्कोर 90+। अगर आप 30 to 40 डेज देके 90+ ला सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 90+ ला सकते हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। आपका ग्रुप 1 जो न्यू सिलेबस आने वाला है वो 300 मार्क्स का, अगर 90 मार्क्स सिर्फ कॉस्टिंग से ही मिल जाएंगे तो कितने मार्क्स लाने होंगे आपको पास करने के लिए, खुद सोचो आप। रैंक लाना कितना आसान, पास होना कितना आसान। और ओल्ड सिलेबस में अगर 200 का ग्रुप 1 है, 90 मार्क्स इसी से आ गए, तो सोचो ग्रुप 1 करना कितना आसान। तो लेट्स मेक एन हिस्ट्री। अलविदा चाहूँगा अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ एक दोस्त, एक टीचर, एक मेंटर होने के नाते, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखिएगा। जय गणेश जी। गणेश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा। आपने हमारे सारे विघ्नों को हरा, हमें सिद्धि रिद्धि बुद्धि प्राप्त हो ऐसा आपने हमें मौका दिया। हे माँ सरस्वती, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपकी वजह से हमें आज सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो। आपके आशीर्वाद से ये हमें हमारे एग्ज़ाम में, हमारी लाइफ में, हमारे हर मोमेंट पे जहाँ हमें इस नॉलेज की ज़रूरत हो, हमेशा आप हमारी हेल्प करना। थैंक यू माँ, थैंक यू। ठीक है, और बुक बाई करनी हो तो कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक आप ऑर्डर कर लीजिएगा, 5 to 7 डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगी। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में बुक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो सर कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्टिंग में, लेबर कॉस्टिंग में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कितने आपको पता है? आई विल शो यू। इसमें नंबरिंग नहीं है, लेकिन मोर देन 25 क्वेश्चन तो अनसॉल्व है और मोर देन 20 क्वेश्चन सॉल्व है। अराउंड 50 क्वेश्चंस विद लेटेस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सिंगल चैप्टर में इन अपकमिंग 5 days, 50 क्वेश्चंस। सो गेट रेडी टू क्लियर 90+। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।